सीने से आपको लग रहा होगा कि हम लोग कैसी भागदौड़ में पहुँचे हैं यहाँ पे। और सच में मैं आते वक्त रास्ते में इनसे कह रहा था कि अब आपकी अगली फिल्म एक तो छोटी सी होनी चाहिए, ट्रैफिक आजकल। खैर, इम्तियाज़ ये सिलसिला है जहाँ पे हम थोड़ी बहुत बातचीत हम पहले शुरू करते हैं, इनिशिएट हम करते हैं। मैं मुख्य सवाल करने वाला नहीं हूँ, सारे लोग हैं, सबके मन में जिज्ञासा है आपसे बात करने की। और सब लोग, हम पत्रकार तो आपसे मिल भी लेते हैं, ये लोग कभी नहीं मिल पाते आपसे, और आपको सुनना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। छूने की गुंजाइश हम नहीं देंगे, सुनने की गुंजाइश देंगे। दी जा सकती है, दी जा सकती है। तो बात हम शुरू करते हैं फॉर्मेलिटी के से। उसके पहले आप लोग सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हाउ यू फिल्ड अप दिस थिएटर. Please try to fill up theaters when my movies come. Very soon one of them is coming. आपको बोलने की जरूरत वैसे हिट रहती है आपकी सारी फिल्में सर। दुआ है सर, ऐसे ही आप दया दृष्टि बनाए रखिएगा। आज क्या किया इम्तियाज आपने सुबह से? आज मेरा बहुत हेक्टिक दिन था। हर फिल्म जब खत्म होती है ना तो उसमें ऐसे 2-3 लोग होते हैं जो इतने थक चुके होते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि अब लगता है मुझे फिल्म छोड़ देनी चाहिए, मुझे कोऑपरेशन नहीं मिल रही, इस तरह से ना सम पीपल गेट अ लिटिल टची। तो फिर आपको वो पीआर वाली मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। क्या बात कर रहा है यार, तू मेरा भाई है, तेरे बिना तो फिल्म बन ही नहीं सकती, तू छोड़ेगा मैं भी छोड़ दूंगा। तो दिन की शुरुआत ऐसे एक मीटिंग से हुई जिसमें मैंने बहुत फ्रॉडगिरी की। अब उसको पता चलेगा, अभी उसको पता चल ही जाएगा अगर वो ये देख रहा होगा तो, बट अब हमारी दोस्ती हो चुकी है। सो पहले ये हुआ, उसके बाद फिर अपनी फिल्म की एडिट पर मैं गया, जहाँ कुछ नए गाने के ट्रैक्स यानी कि अपडेटेड वर्जन आए थे। तो एडिटर जो आरती है उसने कुछ काम करके रखा था विच शी वांटेड टू शो मी। लगभग फिल्म की एडिट लॉक हो चुकी है, बट गाने हम लोग सुपर लॉक जो होता है फाइनल लॉक वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर हुआ। उसके बाद फिर 1-2 और मीटिंग्स थी, फिर ट्रैफिक, फिर यहाँ। और ऐसा हो गया है कि अभी फिल्म बनाना जो एक्चुअल आप लोग शूट करते हैं उसमें तो जो आनंद, जो मज़ा और जो टाइम लगता है, ऐसा लगने लगा है कि अब उससे कुछ ज़्यादा समय प्री और पोस्ट और प्रोमोज, जो उसके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, इसमें ज़्यादा समय खपाना पड़ता था। एज ए फिल्म मेकर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, इसमें किस तरीके का इनपुट, चुके ये आपका मेन पेशा नहीं है। जहाँ मार्केटिंग की बात आती है, जहाँ उसके प्रचार की बात आती है, लोगों तक पहुँचाने की बात आती है, ये एक ऐसा नहीं लगता कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ गया है? लकीली जब हम पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उस वक्त पब्लिसिटी भी हो रही होती है। तो अगर ऐसा होता है कि सारा दिन पब्लिसिटी करनी है तो फिर तो मुश्किल था। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि प्रीतम और मैं लव आजकल की म्यूज़िक की पब्लिसिटी करने के लिए कलकत्ता गए थे। तो हमें 2 अलग अलग कमरों में डाल दिया गया और एक के बाद एक ग्राहक की तरह इंटरव्यूइंग जर्नलिस्ट आने लगे। तो एक्चुअली 10 मतलब आधे घंटे में प्रीतम जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। तो पता चला कि ये क्या हो गया। फिर मैं वहां गया तो उसने कहा कि सर ये तो चाइनीज टॉर्चर है, एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं बेहोश हो गया। तो अगर सिर्फ पब्लिसिटी करनी हो सारा दिन तो ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ हो सकती है मेरे ख्याल से। बट लकीली हम लोगों के लिए ये होता है कि हम एडिट या साउंड का पोस्ट प्रोडक्शन या बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो फिल्म के शूटिंग के बाद होते हैं, वो हमारे चल रहे होते हैं। तो दिन का जो बड़ा हिस्सा होता है वो उसमें जाता है। तो फिर जब पब्लिसिटी होती है तो हम उसको उतना भी मतलब उसका आघात उतना गहरा नहीं उतरता है। आपकी नई फिल्म आ रही है तमाशा, और उसका ट्रेलर आया, लोगों को अलग अलग रिएक्शन है उस पर। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा है, कुछ लोगों को ट्रेलर उतनी समझ में नहीं आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो किसी और फिल्म के जैसा ट्रेलर लग रहा है। आपको भी बहुत सारे फीडबैक मिले होंगे, लेकिन मैं उससे अलग जाके पूछना चाहता हूँ कि तमाशा है क्या? ये बहुत ही मुश्किल सवाल होता है, बिल्कुल। बिकॉज आपको लगता है कैसे मैं इतनी अच्छी बात कुछ कह दूं इसके जवाब में कि सारे लोग आ जाए पिक्चर देखने। मगर मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि जैसे गालिब ने कहा था कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे।
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मतलब मैं मालिक का दास हूँ, दासा उन्होंने कहा था, और वेखण आयो जगत तमाशा, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। सो अक्सर आप अपनी कहानी का तमाशा दुनिया में होते हुए देखते हैं। जो आप कहानी सुनते हैं उसकी एक बिगिनिंग मिडिल एंड होता है, उसी तरह से आपकी कहानी भी चलती है। फर्क सिर्फ ये है कि अपनी कहानी की एंडिंग आप चेंज कर सकते हैं, उसकी सलाहियत आपको दी गई है। तो अपने हाथ में अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले लेंगे तो कहानी जो है वो आपके अनुसार हो जाएगी। बेसिकली ये है तमाशा। नहीं, ये वेदवर्धन जी हाँ, और तारा, इन दोनों की कहानी भी है शायद, अप्रेम कहानी है या प्रेम कहानी है, जो भी कह रहे हैं आप उसको, और उन दोनों के सफ़र की कहानी है। और लोग नोटिस करते हैं, बार बार ये रिएक्शन लोगों का आता है कि इम्तियाज़ की फिल्मों में एक सफ़र जरूर रहता है, उसके कैरेक्टर्स लगातार यात्रा करते हैं, उसी में उनकी मोहब्बत होती है या अलग होते हैं, जुदा होते हैं। तो ये सफ़र से ऐसा प्रेम क्यों और कैसे है? बिकॉज जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो लोग आपको पहचानते नहीं हैं। जब लोग पहचानते नहीं हैं तो आप कोई भी हो सकते हैं, आपको अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी एक फ्रेशनेस होती है। तो इस कहानी में भी ऐसे ही होता है कि दो लोग ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उन्हें कोई और नहीं पहचानता है और कोई हिंदुस्तानी नहीं है। वहां पर ये दोनों मिलते हैं और वहां उनका जो रूप होता है वो वैसा नहीं होता जो उनके अपने समाज में होता है। और कभी ऐसा होता है ना कि अगर उससे लगाव हो गया जो आप वहां थे जहां आपका संदर्भ नहीं था, तो फिर क्या होगा? I mean, what if someone falls in love with your inner self and realizes that the outer self is not the same? इसका जो फैसला लिया आपने, और रणवीर का चुनाव या दीपिका का चुनाव, अमूमन हम लोग भी पूछते हैं और पब्लिक भी जानना चाहती है कि एक्ट्रेस चॉइस जो होते हैं वो किस तरीके से फिल्म की कहानी या कैरेक्टर्स आपको प्रेरित करते हैं कि या इन एक्टर्स को लिया जा सकता है, या आपके केस में अगर बात करें तो क्या एक्टर पहले से प्री डिसाइडेड रहते हैं कि नहीं, हम इनको लेके एक फिल्म बनाएंगे और इस तरह की एक कहानी चुनेंगे? मेरे साथ हमेशा यही होता है और मुझे लगता है यही सही भी है कि कहानी जब लिखी जा रही है, जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू वर्जन्स, उस वक्त ये डिसाइडेड नहीं होता है कि एक्टिंग कौन करेगा, इसमें कौन कैरेक्टर्स होंगे। जब बेसिकली जब कहानी बन चुकी होती है उसके बाद आप देखते हैं कि एग्जिस्टिंग एक्टर्स में कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा और किस एक्टर्स के साथ ये कहानी और भी ज़्यादा खिल सकती है। तो इस केस में भी वैसा ही था कि एक दफ़ा जब कहानी समझ में आ गया कि ये है और कैरेक्टर्स भी समझ में आ गए, उसके बाद मुझे लगा कि रणवीर से बात करनी चाहिए और फिर उसके बाद दीपिका से। एक बार एक फिल्म मेकर ने मुझे बताया था कि वो, जैसा आपने कहा कि वैसे ही वो चुनते हैं एक्टर, और एक्टर चुने, लेकिन जब वो एक्टर चुन लेते हैं तो फिर से विजिट करते हैं अपना स्क्रिप्ट और फिर उस एक्टर के हिसाब से थोड़ी सी तब्दीलियां करते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो तो बिल्कुल एक जायज़ और लाजमी कदम है, वो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। तो एक्टर अपनी तरफ से कैरेक्टर के नज़दीक आता है, शायद वो 80% जर्नी वो पूरा करता है और 20% तो स्क्रिप्ट उसकी तरफ आती है। और ये स्क्रिप्ट उसकी तरफ आने का जो प्रोसेस है वो उस रिविजिट करने का प्रोसेस है जो वो डायरेक्टर आपको कह रहे थे। उस दिन जब फिल्म का ट्रेलर आप लॉन्च कर रहे थे जी, तो रणवीर ने एक बात ऐसी चलते चलते कही थी कि इम्तियाज़ की फिल्मों में जो कहानियाँ होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो इम्तियाज़ की लाइफ से होती हैं। और कई बार वो पूछते हैं आपसे कि इम्तियाज़ तेरी लाइफ में ऐसा हुआ था नहीं, तो क्या सच में ऐसा है? या अमूमन जो लोग कहते हैं कि हम कहानियाँ भी लिखते हैं या कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी का थोड़ा हिस्सा तो हम देते ही हैं, या आता है या हमारे जरिए आता है, तो उसमें हमारा हिस्सा जाता है उसमें।
आपकी फिल्मों में कितना परसेंट कहना थोड़ा सा गंदी बात होगी कि भाई 20% ये लाता हूँ 30%, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ हिस्सा तो आता होगा। ये हिस्सा जो आ जाता है, ये मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी से डायरेक्टली ना आ जाए, क्योंकि फिर उसमें कोई मज़ा नहीं होता है, फिर उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। मगर कभी, और मैं समझता यही हूँ कि मेरी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं आया है, मगर फिल्म देखने के बाद मुझे कभी कभी अचानक या कभी फिल्म शूट पे एकदम लगता है कि अरे यार ये तो मेरे साथ हो चुका है, या ये मैं फील कर चुका हूँ, इस तरह से नहीं किसी और तरह से, शायद मैं इस बैल्कनी के नीचे खड़ा हो चुका हूँ, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको हमेशा ना जब लिखते वक्त आप एक बहुत ही मेरे ख्याल से मैं अवेयर नहीं रहता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और मेरा फोकस वही होता है कि ये कर रहा है तो इसके बाद क्या करेगा, और ऐसा लगता है कि अपने आप ही वो लिख रहा, कोई और ही लिख रहा है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, कैरेक्टर अपनी कहानी लिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है। मगर हाँ, ये ज़रूर है, जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म देखते वक्त या कभी कभी शूट के वक्त और कभी 10 साल बाद फिल्म के रिलीज की आपको लगता है कि अरे यार ये तो शायद मेरी ज़िंदगी से है। और क्या कभी किसी दोस्त का फोन आया आपके पास फिल्म देखने के बाद, यार तूने वो वाला सीन मेरे से ले लिया था? बहुत बार बहुत लोग समझते हैं और सही समझते हैं कि मेरी जो फिल्में हैं ये मेरे से ज़्यादा उनकी वजह से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग फोन करते हैं कि यार ये तो मैं दिल्ली में बोला करता था, तूने यार वही डायलॉग चेप दिया अपनी पिक्चर में। ऐसा कोई एनेक्डोट्स बताएंगे, ऐसा कुछ हुआ अगर किसी फिल्म से कोई हिस्सा? कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, अच्छा। मगर जो बोलनी चाहिए उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो एक जैसे इस तमाशा में एक बार ऐसा एक इंसिडेंट होता है कि कहीं पब्लिक प्लेस में दिल्ली में बैठा हुआ वेद यानी कि रणवीर कोई गाना गा रहा होता है। तो गाना जैसे ही उसका खत्म होता है तो ये एक तरह से पोइट्री नरेट करना शुरू कर देता है, विच इज काइंड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द सॉन्ग। ऐसा जब मैं थिएटर किया करता था दिल्ली में, तो बस में जाते थे, तो एक छोटा बच्चा था, वो माता का गाना गा रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था बस के अंदर। तो उसकी कुछ आवाज़ खराब थी तो वो नहीं गा पा रहा था, तो मैंने उसका कंटिन्यू कर दिया था। तो मुझे बाद में जैसे कि बाद में लगा कि शायद उस वजह से वो वाला सीन आया है। अच्छा, ये दूसरे लोगों की बात हो रही थी, दूसरे लोगों की बात जब याद आएगी कुछ इंटरेस्टिंग अभी इस सेशन में तो मैं बताऊंगा। जरूर जरूर जरूर। मैं आप लोगों से भी आगाह करता हूँ कि आप लोग अपने सवाल तैयार रखेंगे और इसको बहुत ही इंटरैक्टिव हम लोग सेशन बनाने वाले हैं। आप ना बिल्कुल, मैं अभी यही बात कर रहा था। सर ने कहा कि सर कर नहीं आप कहिए कि आप जो भी पूछना चाहें बेहिचक पूछें, और ये शायद ही कोई फिल्म मेकर ऐसा कहता है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि सेफ और बोरिंग सवाल मत पूछना। ओके, मैं कह दूंगा कि ये बोरिंग है। वैसे आपके शफीक अंकल की राय अब आपके बारे में क्या है? मैं किस्सा बता दूं, शफीक अंकल इनके फूफा जी हुए। आपको याद है? ये बहुत अजीब बात है। नहीं। और उन्होंने 2-3 बातें जो आपको कही थी, जिसमें एक बात तो ये भी थी कि पत्रकार मत बनना। शायद आप लोग कुछ लोग जानते हो कि इम्तियाज एक समय में पत्रकार बनना चाहते थे और IIMC और जामिया के लिए तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन तब इनके फूफाजान ने कहा था कि तुम ऐसे पेशे में क्यों जाना चाह रहे हो, जब शहर में दंगा होगा और सारे लोग भाग रहे होंगे, तब तुम जा रहे होगे उस शहर में उस दंगा को कवर करने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अब क्या राय है उनकी आपके बारे में? अब वो गुजर चुके हैं, मगर आपकी फिल्मों के आने के पहले मेरी पहली फिल्म के आने के पहले वो गुजर चुके थे, तो पता नहीं, मगर उनका खुद सिनेमा हॉल था। हाँ, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग बात ये है, उनके सिनेमा हॉल में ही, उनके 3 सिनेमा हॉल थे, जमशेदपुर टॉकीज, करीम टॉकीज और स्टार टॉकीज, एंड वहाँ पर उनसे छुप के, बाकी सारे खानदान से छुप के, गेट कीपर से दोस्ती करके मैं जाकर के फिल्में देखता था। तो मेरे ख्याल से फिल्मों का
जो पूरा सिलसिला है वो शुरू भी वहीं से हुआ है, हम्म। उन्हीं के सिनेमा थिएटर्स की वजह से। और मुझे लगता है कि हम छोटे शहर के जो लोग हैं ना, हम उस वक्त खास करके फिल्मों को बहुत दूर दराज की चीज हुआ करती थी, बिल्कुल। और हमको समझ में नहीं आता था, कोई भी नहीं था उस वक्त जमशेदपुर में जिसने शूटिंग देखी भी हो। जी जी। तो वहां तक तो खैर मैं खुद भी नहीं सोच पाता था कि मैं कभी फिल्म मेकर बन जाऊंगा या ऐसा। मीडिया के बारे में भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हुआ करती थी, तो किसी भी पेरेंट की तरह वो चाहते थे कि, क्योंकि मैं उन दिनों में पढ़ाई में अच्छा करता था, मैं आईएएस में जा सकता था एटसेट्रा, तो उन्होंने सोचा क्यों वेस्ट कर रहा है ये मीडिया में जा करके। तो उस वक्त उनकी ये धारणा थी। मुझे यकीन है कि बाद में जब वो भी मेरे थ्रू थोड़ा परिचित होते कि मीडिया दरअसल कैसी होती है, तो शायद वो काफी ज्यादा खुश होते। और शायद इस वजह से भी हो सकता है कि वो जमशेदपुर में रहे और एक जी सीमित दायरे में रहे, और वहाँ जिस ढंग के लोगों से मिले देखे, उस हिसाब से जो रुतबा आईएएस का होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा कोई भी आईएएस ऑफिसर बन जाए। तो शायद उनकी ख्वाहिश उतनी गलत भी नहीं थी। हाँ, जी क्या था? गलत नहीं थी उनकी ख्वाहिश, बिल्कुल गलत नहीं थी। वो बस चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं जिंदगी, कामयाब हो जाए। हाँ, correct। कहीं भी कामयाब। लेकिन आपकी कामयाबी का सफ़र अगर देखें, आपका जमशेदपुर पटना होते हुए या दोनों शहरों से होकर दिल्ली आना, और दिल्ली आने के बाद से फिर बम्बई आना, शायद थोड़े बहुत लोग वाकिफ़ भी हों इन चीज़ों से। और एक बार जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं तो सारे लोग आपकी ज़िंदगी खोद के निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बावजूद इसके मैं जानना चाहूँगा अभी, और ख़ासकर यहाँ चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं लोग, वैसे लोग हैं, तो उन लोगों के लिए जो आपका मैं बार बार अपने लेखों में और अपने इंटरव्यूज़ में इस बात को बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो आप कामयाबी देख रहे हैं वो किस्मत नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, और उस मेहनत के पीछे एक धैर्य भी है साथ में। जो आप सारे लोगों के, जो भी आपके पीढ़ी की जनरेशन के लोग आए हैं, उनमें ये बखूबी दिखाई पड़ता है कि आप लोगों ने, अब मैं सुबह में भी बात कर रहा था राजकुमार हिरानी से, जब वो इंस्टीट्यूट से निकले और जब फिल्म आई, उस बीच में 16 साल का अंतर है। आपका भी कोई ऐसा नहीं था कि आप बम्बई पहुंचे और आपको एक फिल्म दे दी गई, और आपकी फिल्म जब दे दी गई थी उसके बाद भी उसको बनने में समय लगा। तो वही सवाल मैं दोहराऊंगा, कैसे वो धैर्य बनाए रखा और कैसे मंजिल से नजर नहीं हटी आपकी? इसमें ये जो सारी चीजें आप कह रहे हैं, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट। वही आपको हमेशा रास्ते पर रखता है। क्योंकि आप अगर किसी भी वक्त कोई भी उठा करके आपको नींद से भी बोल दे कि आप ये काम करोगे, तो आप करने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है, उसी वजह से आप यहाँ आए हो। वही जिंदा रखती है। और दूसरी बात क्या होती है, और मेरे ख्याल से जब तक इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ही सबसे बड़ा टैलेंट भी मुझे लगता है, कि आप करना चाहते हो और आप अपने दिल से करते जाते हो, और उसमें फिर जब तक कोई रोक ना दे तो आप करोगे। वो एक चीज होती है मेरे ख्याल से। दूसरी बात ये होती है कि जब मेरे जैसा कोई किसी जगह से, छोटी जगह से आता है, उसके दिमाग में ये अक्सर, यानी कि मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा फिल्म का। मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं उस वक्त सोच लेता कि मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं मेरे ख्याल से निराश हो जाता। मुझे ये था कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, चाहे जो मिल जाए वो करूंगा। तो जो भी मिलता था वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। तो जैसे कि मुझे जब टीवी में काम करने को मिला एज अ डायरेक्टर, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा जिंदगी में होगा। और उसके बाद जब फिल्म के लिए सनी देओल ने बोला, तो फिर वो भी नहीं सोच सकता था, और यही सिलसिला चलता जा रहा है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन टीवी में आप काफ़ी कामयाब रहे, जब जैसे भी काम मिला, कुरुक्षेत्र आया या इम्तहान आया, ऐसा होता है कि जब आप कामयाब होते हैं और चीज़ें मिल रही होती हैं, तो एक तरीके से आप डूबने लगते हैं उसी में, काम में, और मन भी लगता है, और फिर लगता है पैसे आ रहे हैं, चलो ज़िंदगी चल रही है। और लेकिन फिर भी आप एक फ़िल्म की तरफ जाना था, और शायद फिल्म की कहानी भी लिख रहे थे आप, और उसको लेके जो भी घूमना फिरना हो, या जो सनी देओल से आपकी मुलाकात हुई,
वो फिल्मों का सिलसिला चालू हुआ, ये जो शिफ्ट था वो क्यों ज़रूरी लगा कि नहीं फिल्म ही करनी चाहिए और टीवी नहीं करना चाहिए, या टीवी छोड़ा जा सकता है? टीवी के पहले भी मैं थिएटर किया करता था, और मुझे सच बताए तो थिएटर में और टेलीविज़न में ऐसा लगता था कि मैं कर तो रहा हूँ, लोग थोड़ी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं और उनको मेरा काम चल भी रहा है, बट बहुत पक्का मामला नहीं लगता था। ऐसा लगता नहीं था कि आई बिलोंग हियर, और दैट बस ये मेरी जो कहते हैं ना कि मैं फिट कर रहा हूँ, वैसा नहीं लगता था वहाँ। और लोग ऐसा बहुत तारीफ करते थे, कुछ चीज़ों की तारीफ करते थे। रवि है यहाँ पे, हमने साथ में काम भी किया है। मगर ये हमेशा होता था, यार तुम्हें ना मतलब बहुत अच्छा तुमने डायरेक्ट किया, बिल्कुल फिल्म की तरह। अच्छा। हाँ, अब मुझे लगता था, लोग कहते थे कितनी तारीफ कर रहा है यार, कह रहा है कि तुमने टीवी सीरियल बनाया बिल्कुल फिल्म की तरह। मुझे लगता था ये बहुत, मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता था। मुझे लगता था कि शायद मुझसे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ सूटेबल नहीं हो बॉस, तुम निकलो यहाँ से, बिकॉज तुम्हारी फिल्मों में उतना मतलब टेलीविजन सीरियल्स में उस तरह से मतलब वो अटेंशन ग्रैबिंग वाली चीज़ नहीं होती है, या क्लोजअप्स नहीं होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो मुझे हमेशा लगता था कुछ अधूरा सा है। और दूसरी बात ये है कि जो फिल्म, जो कहानी आती थी दिमाग में, वो हमेशा वही वो 2.5-3 घंटे के स्लॉट वाली होती थी। ऐसा नहीं होता था कि वो चलती जाए। मेरे ख्याल से तो उसी लिए मुझे ये लगता था कि कहानी फिल्म की आई है, अगर इसकी फिल्म बनेगी तो अच्छा होगा, इस तरह से। मैंने जो एक बहुत शुरू की बातचीत की थी आपसे, जिसमें आपने कहा था कि 2 फिल्में आपको बहुत पसंद थी या देखी थी जिसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा रहा, एक संगम और दूसरा शोले। संगम नहीं, जुनून, श्याम बेनेगल की जुनून और शोले जी। नहीं, जमशेदपुर वाले जिक्र में संगम का जिक्र किया था आपने। खैर, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि संगम का असर आपकी फिल्मों पे दिखाई पड़ता है, मेरा सवाल वहाँ था। मैंने संगम देखा ही नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ओके, तो फिर पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन सही होगी। लेकिन शोले जब आपको इतनी प्रिय थी, शोले का असर आपकी फिल्मों पे या शोले टाइप की फिल्म बनाने का कोई उतनी सलाहियत नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कि मुझे गोविंदा की फिल्में बहुत पसंद रही हैं, डेविड धवन की, बट मैं बना नहीं पाता हूँ। मतलब कि जब आप कुछ करते हो जो नेचुरली आता है, उसकी एक अपनी दुनिया होती है। मुझे लगता है मैं शोले से बहुत प्रभावित था, और उस तरह की फिल्में, मतलब कि मैं ऐसे जो जिस तरह की फिल्मों को बनाने का इल्ज़ाम मुझ पर है कि रोमांटिक लव स्टोरीज टाइप, उस तरह की फिल्में मैं देखना नहीं पसंद करता हूँ एक्चुअली। मगर जो देखता हूँ और अक्सर देखा रहा हूँ और जिनसे प्रभावित रहा हूँ, उस तरह की फिल्में नहीं होती मेरी समाव। ये पता नहीं क्या कारण है इसका। तो हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो कौन से लोग रहे हैं जिनसे आप इंस्पायर कर रहे हैं या जिनकी फिल्में आप देखना जो पसंद करते हैं? डायरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं हाँ। पहले डायरेक्टर्स की जी, बात जी। करूंगा। वो हैं विमल रॉय हिंदी फिल्मों के लिए, विजय आनंद, राज कपूर, गुरुदत्त की फिल्में मैंने एक्चुअली, बहुत अजीब सी बात है कि मैंने कम देखी हैं, और ये मेरी ज़िंदगी का एक अभी एक ये है कि मुझे उनकी फिल्मों को वापस ठीक से देखना है, क्योंकि बचपन में कभी देखी होगी और उस तरह से प्रॉपर प्रभाव जो मुझ पर पड़ना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सो अलावा उसके मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, जो राहुल रवेल, आई थिंक उस समय एक समय था जी, जब जी, जी। बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे। और मैं मिस कर रहा हूँ महबूब साहब, के आसिफ, और कुछ नाम है जो मैं मिस कर रहा हूँ, बट लगभग इस तरह के डायरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। जी, जी। हम लोग शुरू करें? एक मिनट। माइक, माइक है किसी के पास? हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे, पहले सवाल। First of all, I really like your films, especially Rockstar, one of my favorites. And music बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपकी फिल्में हैं, musically मेरे को बहुत sound लगती हैं, और it has a melody and melody which has. तो we have like pretty good music directors, and आपने काफी इंडिया के सबसे अच्छे music directors के साथ काम किया है। तो in future, do you feel that we have like about a set of
7 to 8 or maybe like 10 good like जो सबसे renowned म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनमें से सबके साथ आपने ऑलमोस्ट काम कर लिया है. अगर फ्यूचर में आप कभी ऐसा आपके साथ सिचुएशन आए कि you're working on a script, would you want to try, would you want to experiment somebody new, probably a nobody, you know? Totally. I have not decided that I will only work with renowned film music directors. For sure. I mean, the answer is just a straight yes. How does one approach you? Then, I don't know. I've never tried to approach myself. But I think क्या है कि because of social media, I'm not very active on Facebook, but there is a page that I personally go to, and there are so through that, or I think I mean right now what's happening is that the open line is gettamasha@gmail.com, and all the mails that are addressed to me I go through, so that's one way. I just want to ask you, what is this, like the sum total of all your movies? What is the larger picture that you want to leave behind? What is the... I don't know, you tell me, boss. I also It's don't a know. long time since I saw you. He's been, the first time I saw you, of course, is outside my house in Jamshedpur. Yeah. Oh, हाँ, बड़ा Kind of- पुराना याराना है. क्या पूछ क्या रहा है? Saying that everything, like you made Highway, you made Rockstar, like I'm also genuinely confused. Like what is the journey, what is the direction you're going through, the larger picture when spoken about Nityasari movies? What is that you want to achieve through all your movies? What do you want to give out to the world? It's not clear in my mind. I think these things get clear only when you look at them in retrospect. And there are many things that you feel which cannot be expressed in words. So I don't know what it is that I want to do, or what my journey is, I don't know. What I want to leave behind, I don't know. And I guess when I am dead and gone, then you think about it. Perhaps you'll know. Because I don't think that I will ever know the answer to that question. And you shouldn't, I guess. No option. जी पूछ ही लें आप, नहीं मानेंगे. नहीं माइक दे रहे हैं, माइक एक आगे एक पीछे रखिए. ठीक है चलिए. इंडिया जी, जी. आपने भी जो डायरेक्टर्स, आपके जो फेवरेट डायरेक्टर हैं, वो आपने 25-30 साल पहले वाले बताए. जी. और आज इंडस्ट्री में जो नई कहानी, नयापन जो आ रहा है, काफी मतलब अच्छा काम हो रहा है. तो आज के दौर के डायरेक्टर भी कुछ आज के बताइएगा? जो दौर के डायरेक्टर है ना, एक बात, एक क्वेश्चन हो रहा है. ऐसा कहा जाता है कि एक डायरेक्टर 6 फिल्मों से ज्यादा हिट नहीं दे सकता है. उसके बाद अगर उसकी फिल्म हिट होती नहीं है, पहली बात तो अभी रोहित शेट्टी ने 7वीं फिल्म हिट दी है, बैक टू बैक. सर डेविड धवन ने 18 फिल्में दी थी हिट. बैक टू बैक 18 फिल्में. अच्छा, हाँ, तो और उसमें सुभाष घई ने repeat की थी. रिपीटेशन आ जाता है सर, कहने का मतलब ये नहीं, आप अपना प्रश्न वापस लीजिए. अभी इन्होंने आप wrong क्यों बोला? 18 फिल्में आपने बोली थे. अच्छा, गिना सकते हैं सर क्या? 10 फिल्में बाहर ये अलग से गिना देंगे. आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दूं. अभी के जो डायरेक्टर्स हैं ना, तो वो लोग सब दोस्त हैं. उनको मतलब उस तरह से आप नहीं एडमायर करते हैं जिस तरह से दूसरे लोगों को, क्योंकि जो आपने बचपन में देखा होता है उसका प्रभाव एक अलग तरह से होता है. जिस तरह से मेरे ख्याल से मैं अमिताभ बच्चन की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, उस तरह से रिस्पेक्ट मैं रणबीर कपूर की नहीं कर सकता हूँ. तो बात ये, अब अनुराग बासु है या कश्यप है या ये लोग हैं, अब इनकी मतलब रिस्पेक्ट तो मैं कर ही नहीं सकता ना इनकी. ना वो मेरी कर सकते हैं. नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोग आपस में काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं, दूसरों को फिल्में दिखाते हैं, उनके जो राय है उसको भी आप अपनी फिल्मों में समाहित करते हैं. ऐसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल. ये कितना जरूरी लगता है? ये इससे फायदा बहुत होता है. अक्सर हम लोग एक दूसरे को अपनी कहानी या फिल्म का कट जरूर दिखाते हैं, और जो जहाँ मिल जाए, ये बहुत खुला है और बहुत ही ओपनली उस फिल्म को, उस फिल्म के बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि ये गलत है, अच्छा नहीं है, ये सही है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ मेरे ख्याल से तुमको कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, ये बात नहीं समझ में आ रही. सो दैट हम सब समझ सकते हैं
जितने डायरेक्टर्स का मैंने नाम लिया, राजू हैं, जोया हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, विकास है, तो ऐसा लगता है कि यार इसके पहले कि हम बाहर जाएं, हम एक दूसरे की भावना समझ सकते हैं कि जब फिल्म स्क्रीन होगी तब तक उसके बाद वो क्या मोमेंट होता है जब ऑडियंस आपकी फिल्म देखती है, और वो कितनी तकलीफ की बात होती है कि कोई चीज़ बेहतर हो सकती थी और नहीं हो पाई। तो इसके पहले कि आप ऑडियंस के सामने अपने आप को एग्जिबिट करें, आप बाकी ये जो डायरेक्टर्स है जिनका काम भी वही है जो आपका है, उनके सामने आप अपने आप को एक्सपोज कर दें कि प्लीज पॉइंट आउट द फॉल्ट्स नाउ। सो एंड इससे सबका फायदा होता है। तो उसी तरह से उसी लिए हम लोग एक दूसरे को हमेशा फिल्में दिखाते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं क्या कि आप लोग की जो पूरी जमात है उसका कोई कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है सिनेमा को लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक हर आदमी का बहुत ही इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ तो ऐसे भी है जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। नहीं ये बहुत खैर उनका नाम नहीं पूछेंगे। वो उनका नाम मैं हूँ। मैं अपनी बात कर रहा था। नहीं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने जब भी बात की है आपसे तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर होता रहता है। और आपने कभी एक बार कहा भी था कि जब आप खास करके फिल्म जब आप क्रिएट करते हैं, जब कैरेक्टर और लोकेशंस जब आप लेते हैं, इसमें एक बार आपने बात की थी कि उसका एक लोकेल होता है, वो आप देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, भले ही वो थोड़ा नकली नकली जैसा लगे लेकिन वो होता है। बात पहले की फिल्मों की तरह कि किसी देश के किसी शहर में कोई ये घटना हुई थी, ऐसा अब आपकी फिल्मों में नहीं होता है, या आपके कंटेम्प्रेरी सारे लोग हैं उनकी फिल्मों में नहीं होता है ये। और एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, आप पता नहीं उससे एग्री करें ना करें, कि 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से आप तमाम लोग जो आए, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ उनके, ये सब आउटसाइडर हैं जो बाहर से आए हैं, और बाहर से अपनी कहानियाँ, अपना जो भी कल्चर है, जो कल्चर का छोटा सा हिसाब जब से तुम रहे तो उसका अपना परिवेश वो लेकर के सिनेमा पूरा पॉइंट, जिसको आप कहने के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ दिखता है। और ये सारे लोग सिनेमा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा। अब तो सारे आप स्थापित नाम हो गए, 10 साल पहले भले ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, और ये सब लोग, मैं इसकी सिमली देख पाता हूँ 50s में जब बहुत सारे लोग बाहर से आए थे हिंदी फिल्मों में, और वो गोल्डन पीरियड क्रिएट हुआ था। हो सकता है 40 साल के बाद 2000 से लेकर के 2015 तक के पीरियड को लोग गोल्डन पीरियड कहें, और आपको भी महबूब के, आसिफ, उस तरह के, बिमल भाई की तरह याद करें। बस आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं, लेकिन जो ये ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी राय है, क्या गलत है या सही? अगर सही है तो उसको वो तो अगेन मैंने जैसा कहा, वो तो बाद में पता चलेगा जी। अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद हम लोग रहेंगे ही नहीं उसको एंजॉय करने के लिए। मगर हाँ, बात मतलब सिमिली का जो पहला हिस्सा है, हाँ। उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि वो लोग भी, बहुत सारे लोग बाहर से आए थे और उस जमाने में जी। क्योंकि ये देखा जा रहा है और बार बार ये शिकायत आती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल ज़्यादातर रीमेक हो रहा है और फ्रेंचाइज चल रही है और सीक्वल्स बन रहे हैं, लेकिन जो बाहर के फिल्म मेकर्स आते हैं शायद ही किसी ने अपनी फिल्म के सीक्वल्स तैयार किया हो, जबकि आपकी फिल्मों में संभावना रहती है उसके सीक्वल्स जब भी मेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने कभी उस तरीके की कोशिश नहीं की, या तो शायद आपके पास इतनी कहानियाँ हैं कि अभी खुद को रिपीट करने का मौका नहीं आया है। हाँ, ऐसे ही है, कोई नई कहानी खड़ी हो जाती है, फिर आपको दिल कर रहा होता है कि वो आप बनाएं। तो उस वजह से अभी तक सीक्वल का कभी कोई इरादा हुआ नहीं है। मगर अभी मैं ये भी याद कर रहा था कि जोया और फरहान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं। इवन रोहित जो है वो बॉम्बे का, और मतलब इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का ही है। और मैं याद करूंगा। चलिए मैं फिर से जी, वहाँ पीछे लेफ्ट साइड में 2 माइक रख लेना, एक इधर एक उधर, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं है? हेलो सर। हाय मैम। अभी सर ने कहा कि ये रीमेक्स और सीक्वल्स की बात, तो क्या ऐसी कोई फिल्म है जिसका आप रीमेक बनाना चाहेंगे, कोई आपकी मनपसंद, और क्यों?
अगर आपने बनाया तो? नहीं, अच्छी कोई फिल्म जो मुझे लगी उसका रीमेक मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि फिर मैं उस कंपटीशन में हार जाऊँगा। फिर आप वो फिल्म देखेंगे और कहेंगे कि अरे वो बेहतर थी, क्यों बनाई। सो ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली जो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, दरअसल उसी का रीमेक बनाने की इच्छा हो सकती है ना, मगर फिर वो बन चुकी है तो फायदा क्या है। उससे अच्छा है कि मैं कोशिश करूंगा कि उसी फिल्म को किसी तरह से फिर से ऑडियंस के सामने प्लेस कर दूं, अगर वो भूली जा चुकी है तो। थैंक यू सर। You know, one thing I'd like to say, you know, to add this, एक saying है कि film is permanent. So अभी बने या 50 साल बाद बने या पहले बन चुकी हो, it is there. If it is already there, I don't know, unless there is some reason to remake it or reinterpret it. I feel, what's the point of making it? Hi. My question to you is, you know, I've seen a lot of your films, and one thing that I find in common is the bride running away, you know, most of the time. So what's the story behind this? You know, it kind of feels like a very subjective thought, you know, a reflection to life. So can you please share, where does it come from? He didn't notice. I, in my personal life, have never had the opportunity of making a bride run away. Perhaps I'd wanted that scenario so many times. And कहते हैं ना कि what you can't do in your real life, you should do in cinema. So cinema is a world of fantasy, especially for those people who make it. हेलो सर, जब आप एक फिल्म ख़त्म करते हैं, पूरा रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं? लाइक आई एम श्योर आपके पास काफ़ी स्टोरीज होगी, या फिर जो आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है उस चीज़ को रख के देखते हैं, या फिर एक रैंडमली कोई चीज़ उठाते हैं? और इसके साथ में ये क्वेश्चन है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डायरेक्ट समवन एज फिल्म, मतलब किसी और की लिखी हुई फिल्म को अगर आपको दिया जाए तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी। मतलब आप पहले देखेंगे कि मैं उसको कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, वो मेरे से जुड़ी हुई है नहीं है, या फिर हाउ इट वुड बी। I can answer your question only in relation to how I feel. I don't know how it works with anybody else, correct? जो ये है ना कि एक्चुअली मैंने आज तक जितनी भी कहानियाँ बनाई हैं, जितने भी स्क्रीन प्लेज बनाए हैं, वो सब खुद ही लिखा है. I do not have the experience of working with somebody else's story or novel or screenplay. So मुझे नहीं पता कि कैसे होगा. मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होगा. और अगर कोई करता है, बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, मुझसे बहुत बेहतर डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं दूसरों की स्क्रिप्ट्स पे, मगर मेरे ख्याल से उनका एक पर्सनल इंगेजमेंट, दैट कोइंसिडेंटल कनेक्शन विद द स्टोरी मटेरियल मस्ट हैव बीन देयर फॉर देम टू चूज दैट. जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो आपकी उस वक्त के इंटरेस्ट होते हैं, वो उनको वहाँ मिल गए होंगे उस फिल्म के अंदर, उस कहानी के अंदर, तभी उन्होंने वो फिल्म बनाई होगी. और कोई बात थी? हाँ, how I select is it's see what happens, what has happened up till now is that in the mind there are a few stories that go on anyway. Like at this point of time, there are 4 stories that are going on, and I'm involuntarily thinking about them. ये चल रहा है सिलसिला बहुत पहले से. अब most probably it will be one of them that will become the final film that I make after this. Which one it's going to be, I don't know up till now. But it's not as though ये फिल्म खत्म होने के बाद मैं ढूंढूंगा कोई कहानी या बैठ करके लिखना शुरू करूंगा. उसके अंश सालों साल से होते हैं दिमाग के अंदर. कहानी पेज पर आने के पहले लिखी जा चुकी होती है. हाँ, लिखी जा चुकी होती है, वो होती है कहीं, आपको ढूंढना पड़ता है, आप के ही अंदर या आपकी दुनिया में कहीं पर होती है. जी जी. और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपकी पीढ़ी के सारे फिल्म मेकर्स जो हैं, डायरेक्टर्स, वो ज़्यादातर खुद ही कहानियाँ लिखते हैं. पहले ऐसा नहीं था. बहुत पहले यश चोपड़ा साहब से एक बात हो रही थी, उन्होंने अपने जनरेशन और आपके जनरेशन में सबसे बड़ा फ़र्क यही कहा था
कि अब के डायरेक्टर खुद कहानियाँ लेके आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, खास करके अगर उन्होंने ऐसा कहा है, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन भी है ये। इसका प्रैक्टिकल रीज़न ये हो सकता है कि जब आज की पीढ़ी के हम लोग, जब हमने फिल्म बनाना चाहा, जैसे कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी फिल्म लिखूं, मगर पैसे कौन देता उस राइटर को कि मेरे लिए फिल्म लिख दो। जब खुद ही ऐसे हालात हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी को हायर तो कर नहीं सकते हो कि आप स्क्रिप्ट लिखते रहो, तो आपको खुद ही लिखना पड़ता था। लेकिन बाद में आदत बन गई वो फिर। हाँ, फिर बाद में आदत बन गई। मैंने या नशा आ गया उसका। देखिए क्या हुआ था कि जैसे डायलॉग की बात थी, मैं चाहता था अनुराग कश्यप लिखे, सोचा ना था कि डायलॉग, वो तैयार भी था। फिर हमने किसी और को बोला, मगर पैसे थे नहीं। अनुराग, फिर उसको तो 5 साल लगे पिक्चर को बनने में, उसकी कहानियाँ बहुत सारी हैं। बट हुआ क्या कि फाइनली फिर पैसों की वजह से ऐसा कुछ हो गया कि मुझे लिखना पड़ा। मैंने सोचा चलो अगली फिल्म ऐसा कर लेंगे। अगली फिल्म में वक्त नहीं था, मतलब जब भी मेट के साथ ऐसा हुआ कि जिस दिन हमने डिसाइड किया कि फिल्म बनाएंगे, उसके 21वें दिन को हम शूट कर रहे थे, तो टाइम नहीं था बिल्कुल। प्री प्रोडक्शन और ये सब, उसमें सारी चीज़ें होनी है, कास्टिंग, लोकेशन, सारी चीज़ें होनी है, म्यूजिक। तो उसी के बीच में कहीं पे मुझे डायलॉग लिखना पड़ा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लोग मनाली जा रहे थे, तो रास्ते में बर्फ़ बहुत हो गई थी, तो हम फंस गए थे बर्फ़ में, तो रिजॉर्ट में रहना पड़ा था 24 घंटा। उसी में मैंने डायलॉग लिखे थे जब भी मेट के। हालांकि मैं चाहता था कि कोई और लिखे इसके डायलॉग, बट समय था, मुझे लगा टाइम नहीं है, उसको लिख दिया। उसके अवार्ड मिल गए। तो जब मैंने अपने लव आजकल के प्रोड्यूसर को कहा कि डायलॉग राइटर तो लेना पड़ेगा, तो उसने बोला कि उसके लिए आसान हो गया, बोला कि अरे आपको तो अवार्ड मिला, आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको ही लिखना होगा। तो आई थिंक उसके बाद से जब मैंने रॉकस्टार बनाना शुरू किया, उसके बाद मैं समझ गया था कि मैं खुद ही लिखा करूँगा अपनी स्क्रिप्ट। और फिर शायद मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेहतर है। तो क्या फिल्में डायलॉग के जरिए ऑडियंस तक जाती हैं? सारी चीज़ों के जरिए जाती हैं, जो तो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है डायलॉग? डायलॉग का रोल बहुत ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होता है, मगर मुझे लगता है कि डायलॉग के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मुझे जहाँ तक जो लोग डायलॉग लिखते हैं, उनको एक बैलेंस में लिखना चाहिए। उनको कभी वो नहीं छोड़ना चाहिए जो ऐसा होता है ना कि अगर ये बंदा यहाँ पे इस लड़की से बात कर रहा है और उसने ये कहा लड़की ने, तो बंदे वो नेचुरली क्या कहेगा, जो वो नेचुरली कहेगा उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि उस कैरेक्टर को और उसके डायलॉग्स को अपना मीडियम ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं बना लेना चाहिए कि मुझे अभी मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट में अभी कुछ बातें इमोशनल हो जाएं और ऐसा कुछ टर्न ले ले कि मैं अगले सीन तक पहुँच जाऊँ, तो उसका माध्यम एक्टर और डायलॉग को नहीं बनाना चाहिए। पता नहीं प्रश्न क्या था, मगर मेरा उत्तर तो ये था। चलिए, आपका उत्तर जो आजकल एक नया तरीका आया कि जो जवाब मिल जाए उसके हिसाब सवाल कर दो। ऐसा हो चुका है कई बार मेरे साथ। लेकिन किसी एक फिल्म का उदाहरण लेकर के अपने लिखने का प्रोसेस अगर आप शेयर कर सकें किसी के साथ, हम लोगों के साथ यहाँ पे। किस फिल्म का? किसी एक फिल्म में जिससे आप जिसके बारे में शेयर करने का, जो फिल्में निकल चुकी हैं, आ चुकी हैं। रॉकस्टार। कौन सी? रॉकस्टार। सबसे हम लोग वोटिंग कर लेंगे, हाथ उठा के ये कौन सी? नहीं, एक मिनट सर, जब भी मिनट पे कितने लोग सुनना चाहते हैं? चलिए, लव आजकल और रॉकस्टार। बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग कह चल रहे हैं कि कोई ये नहीं भी। रॉकस्टार का प्रोसेस, रॉकस्टार में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, हिंदू कॉलेज का हूँ, और
बहुत सारी चीज़ें जो रॉकस्टार में देखी गई हैं और जो फीलिंग्स हैं उसकी, वो ज़िंदगी में आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की होंगी, मैंने भी की है, तो वो सारी चीज़ें घूम रही होती थी। फिर मुझे एक बंदा मिला, उसके पास एक कहानी थी। उसकी कहानी का बिगिनिंग ये थॉट था कि एक बंदा अपना दिल तोड़वाना चाहता है ताकि वो आर्टिस्ट बन जाए। उसके बाद उसकी कहानी कुछ और थी जो उस तरह से समझ में नहीं आ रही थी, बट वो पॉइंट मेरे दिमाग में रह गया। फिर मैं उसको कहता रहा कि अगर तुम ये नहीं बनाओगे तो मुझे कहना, मैं फिर बनाऊंगा। फिर उसने कहा हाँ मैं तो नहीं बना रहा। तो उसके बाद फिर वो चीज़ मेरे दिमाग में गुजरने लगी, बिकॉज जब मेरी बचपन में, मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो एकदम एक नॉर्मल फैमिली का बंदा हूँ, और जितने भी जो बड़े realized and experienced that in my life, that and I'm supposed to feel happy at this point, but I'm not. I'm just pretending to be happy at many occasions that are supposed to be happy occasions, or I'm even sometimes pretending to be sad when the occasion is. I'm basically acting according to what the situation is. But my true feeling is something else. Sometimes when I'm supposed to feel guilty, I don't feel guilty. Why am I not feeling guilty? What is the higher truth that I'm not aware of about myself and about this life? So these kind of things were going on. You know, sometimes, which is why the character of Jordan is somebody who is completely inarticulate and stupid. And it is because of his stupidity, the fact that he does not have a cerebral process going on, that he achieved a status or in art that he otherwise could never have achieved. A much more smart person would never have achieved that. So anyway, these feelings were there with me. When I got this story idea, it all started coming together. And at that point of time, I was also thinking a lot about Heer and Ranjha. So Heer Ranjha की जो कहानी है, वो भी if you know the story, you will see that Rockstar kind of resonates with that. It's the same plot points that are happening. So all of that was going on, and then I just started writing it, and it started just flowing out. Even before writing it, I was just thinking about it, and I realized that these scenes are just adding up together one after the other, and it's going in a certain way. And then one day I put it on paper, and then the film didn't get made for 5 years, or maybe more. Rockstar was supposed to have been made after Sochana Tha. Didn't get made, and then other films got made, and then finally when it came to making Rockstar again, I rewrote the whole script so that it had freshness. So that was, I don't know whether that is helpful, but that is about Rockstar. कुछ और कर लेते हैं, फीता काटते हैं, सरमन का उद्घाटन करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। नहीं देखिए ना, ऐसा नहीं है, डायरेक्टर्स को भी लोग बहुत भाव देते हैं। देखिए आप ही ने बुला लिया मुझे यहाँ। जी हाँ। आप लोग नाम और अपना काम भी बताते रहे तो थोड़ी सी सुविधा। तो बाकी लोग सवाल बता बता देंगे आप जी। So my name is Riddhi and I assist in films. And there were a lot of questions going in my mind when I came here. And one of them was when you... परम पुरख का दासा विखन आयो जगत तमाशा। Just remind me. बाजीचा है एतफाल बस बाजीचा एतफाल है दुनिया मेरे दुनिया आगे। मेरे आगे. How do I relate to this? Yes, and how do you perceive it? Because I perceive it in a different way. Sure. And if I ask my brother, he will perceive it in a different way. So how do you perceive it, and how do you link this phrase of Ghalib from your life, and how do you put in the films and your film Tamasha, as it says Tamasha? And yeah. I've grown up thinking about stories. Okay? And I have seen those stories being played out around me. Sometimes
I have felt that is life true or is it actually like the Truman Show, if you've seen Truman Show, कि ये सब नाटक हो रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, ये ड्रामा है, ऐसा I don't know, has anyone else felt like that? See, a lot of people feel that. So I have also felt like that. I don't know whether it's still true, you know. ये हो सकता है कि आप लोग सब मिल करके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, ये तमाशा चल रहा है, ये ट्रू नहीं है. So when I was a kid, I used to think that I am human and everyone is ghost. So Ah. that was I sometimes feel the other way around. everyone is human. Okay. Yeah, but I relate to it in the way that I can see patterns, templates, and stories happening all around me, and sometimes I can even predict what's going to happen in a relationship. You know, like in a friendly way, not in a guru way. But then you realize that you are also one of those stories, and others are also seeing you in the same way. And then you start to see yourself also as a character in this thing. So, yeah, you do feel that then it's a stage and everybody is playing parts. Yeah. मेरा एक सवाल है सर जी. आपकी फिल्म जब वी मेट जब आई तो मैं टाइटल से बहुत परेशान था अरे मैं भी बहुत परेशान था टाइटल से. हाँ, और मैंने सोचा था कि ये फिल्म मैं नहीं देखूंगा, हाँ, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि वो फिल्म टीवी पे चलता रहता है तो आप हुक हो जाते हैं. करेक्ट. तो आप अपनी फिल्मों के टाइटल कैसे डिसाइड करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? मुझे लगता है मैं अपनी फिल्मों के टाइटल के मामले में थोड़ा कच्चा हूँ, और यूजुअली पंचों की राय ली जाती है. सब लोग अपने अपने धारणा देते हैं कि इसका ये टाइटल होना चाहिए. अक्सर जो टाइटल्स मैं सजेस्ट करता हूँ वो अच्छे नहीं होते. जैसे जब वी मेट के लिए मैंने जो टाइटल सोचा था कि होना चाहिए वो था पंजाब मेल. बट उस वक्त लगा कि नहीं, पंजाब मेल शायद थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, पॉपुलिस्टिक नहीं रहेगा. तो और लोग सोचने लगे. एक्चुअली कल मैं देख रहा था एक पन्ना मुझे मिला बहुत पुराना, जिसमें बहुत सारे टाइटल्स मैंने लिख के रखे थे जब वी मेट की ऑप्शंस. उसमें से कुछ ऐसे भी थे, बाय द वे, इस तरह के भी कुछ थे कि ऑन द वे, इस तरह के कि रास्ते की कहानी है वहीं टाइप. से हाईवे आ गया. फिर हाईवे आ गया. हेलो इनका मैं सवाल का जवाब देना